आपको पता है भारत में हर साल 60,000 से भी ज्यादा पुरुष जो महिलाओं की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज करने जा रहा हूँ The law needs to protect men. अतुल सुभाष, मानव शर्मा और ना जाने ऐसे ही कितने। पर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और इन सब की शुरुआत हुई कैसे? चलिए आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करते हैं इंडिया में बढ़ रहे इस मेल पेंडेमिक का। 1920 के पहले तक दुनिया भर में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखा जाता था। भारत के कई लीडर्स ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार से उन्हें आजादी दिलाने में सहयोग किया। 19वीं सेंचुरी में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खोला और एक नई सोच की नींव रखी। राजा राममोहन रॉय जैसे लीडर्स ने समाज की सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म किया। हमारे देश को 1947 में आजादी तो मिल चुकी थी, पर महिलाएं अभी भी अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी। आजादी के बाद महिलाओं को काफी राइट्स दिए गए, लेकिन सिर्फ लीगल राइट्स मिलने से आजादी नहीं मिलती। 1970s में फेमिनिज्म का तीसरा दौर चल रहा था, जिसमें महिलाओं ने डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। जिसके बाद ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 लागू हुआ। ऐसे ही वक्त के बीतने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे एक्ट संविधान में जोड़े गए, लेकिन दिक्कत होना तब शुरू हुई जब महिलाओं ने इसका मिसयूज करना शुरू किया। जब हम इस वीडियो की रिसर्च कर रहे थे तब हमें सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मिला, जिसमें अक्यूज्ड की पिटीशन में लिखा हुआ था कि असंतुष्ट पत्नियां अक्सर पतियों और ससुराल वालों को धमकाने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए झूठे दहेज के मामले दर्ज करवाती हैं। सुशील शर्मा ने धारा 498A के मामलों में बढ़ोतरी की उच्च दरों का डेटा दिया, जिनमें ज्यादातर मामले झूठे थे। उन्होंने दहेज उत्पीड़न के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए किसी कड़े कानून की आवश्यकता पर जोर दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि सेक्शन 498A का यूज एक वेपन की तरह हो रहा है, न कि महिलाओं के लिए एक शील्ड की तरह। ये केस आज से 20 साल पहले का है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात 20 साल पहले कही थी, लेकिन आज भी कुछ बदला नहीं है। हाल ही में एक बहुत ही फेमस केस हमारे सामने आया, बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का, जिसने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया और अपनी जान लेने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया और बताया कि कैसे वो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के आगे हार गए। आइए आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं कि अतुल की पत्नी ने हमारे जस्टिस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके किस तरह से इन्हें जान लेने पर मजबूर कर दिया। अतुल ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने निकिता सिंघानिया से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्ती होने के बाद 2019 में शादी की थी। फिर 1 साल बाद उन्हें एक बच्चा होता है। हमारा बेटा है। अतुल इसके आगे बताते हैं कि निकिता अपनी माँ से दिन में 3 से 4 घंटे बातें करती थी। जब भी कोई फंक्शन होता था तो वो 5-6 साड़ियां और ज्वेलरीज की डिमांड करती थी, क्योंकि निकिता की माँ उसे ये सब मांगने के लिए इन्फ्लुएंस करती थी। निकिता के घर वालों ने अपने बिजनेस के लिए अतुल से 15 लाख रुपए उधार मांगे, जो कि अतुल ने दे भी दिए। पर अब ये एक पैटर्न बन चुका था। निकिता के घर वाले जब उनका मन करता था अतुल से पैसों की डिमांड करते थे, पर जब अतुल पैसे देना बंद कर देता है तो निकिता अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। और जब अतुल इन सबसे परेशान होकर अपनी पत्नी निकिता से तलाक मांगता है तो निकिता अतुल पर डाउरी के साथ साथ 9 अलग अलग केसेस दर्ज करवा देती है। बाकी हम पर इतने सारे केसेस डाले गए हैं, तो मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस जहां तक मेरी जानकारी है डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। अतुल के खिलाफ निकिता धारा 302 लगाती है। ये एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा है, जिसका मतलब है कि अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे जमानत भी नहीं मिल सकती। धारा 377, इस धारा में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सजा के साथ IPC 375 की धारा भी लगाई जा सकती है। धारा 498A, इस धारा के अंतर्गत किसी शादीशुदा महिला के खिलाफ क्रुएलिटी जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज के लिए प्रताड़ना को रोकने के लिए लागू किया गया था। ये एक सीरियस ऑफेंस है और इसमें सीधे गिरफ्तारी हो सकती। निकिता ने ऐसे ही धारा 323, 406, 504 और 506 के तहत अतुल के खिलाफ कई सारे केसेस दर्ज करवाए। साथ ही साथ निकिता ने अतुल के खिलाफ CRPC की धारा 125 के तहत पिटीशन डाली, जिसमें अगर कोई महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चे का खुद से भरण पोषण करने में असमर्थ है तो अदालत उसे हर महीने पति के द्वारा भरण पोषण देने का आदेश देती है।
इस धारा के अंतर्गत अगर कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है तो वो खुद आर्थिक रूप से अपने आप को संभालने में असमर्थ होनी चाहिए। पर निकिता के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले निकिता ने अतुल से 40,000 रुपए मेंटेनेंस और 1 करोड़ रुपए एलिमनी मांगी। एलिमनी एक गुजारा भत्ता होता है। तलाक या कानूनी अलगाव के बाद पति या पत्नी में से जो भी पक्ष कमजोर होता है उसे एलिमनी दी जाती है, जिससे वो अपनी जीवन शैली बनाए रख सके। जब अतुल को और कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो निकिता से छुटकारा पाने के लिए ये पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पर निकिता अब ये एलिमनी बढ़ाकर 3 करोड़ कर देती है। अब वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उसने ये केस अपने माँ बाप के घर जौनपुर के लोअर कोर्ट में डाल रखा था, जहाँ की जज रितिका कौशिक निकिता का पक्ष ले रही थी। अतुल ने बताया कि रीता कौशिक एक करप्ट जज है जो सबके सामने अपने स्टेनो के थ्रू ब्राइब लेती है। निकिता, उसकी माँ, उसका भाई और जज, इन चारों ने मिलकर धाराओं का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया और अतुल को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसके सामने ये सब रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद को ही खत्म कर लेना। इस केस से हमें एक चीज समझ में आती है, महिलाओं के लिए ये जो नियम बनाए गए हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ ये अपराध बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। सेक्शन 498 एक ऐसी तलवार है जो कभी शोषित महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाई गई थी, लेकिन आज ये कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। हमारे देश में एक तरफ तरविंदर कौर और हजारों महिलाओं के केसेस दिखते हैं जहां दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और भी सख्त कानून की जरूरत महसूस होती है, और दूसरी तरफ अतुल सुभाष जैसे केस कि यही कानून गलत लोगों के हाथों में जाने की वजह से लोगों की मौत का कारण भी बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मिसयूज पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज भी इनमें कुछ ठोस बदलाव देखने को नहीं मिलते। अब सच तो ये है कि कानून की ताकत इंसाफ देने में होनी चाहिए, ना कि किसी की जिंदगी तबाह होने में। इन केसेस को देखते हुए ऐसे कानून होने चाहिए जो फेयरनेस और सच को सपोर्ट कर सकें बिना किसी बयास। जेंडर नेचुरल लॉज का मतलब है कि जो सच में शोषित है उसे न्याय मिल सके, और जो झूठी शिकायतें दे रहा है उसे सजा भी मिले। कि शायद सरकार ने काफी चीजें सीखी हों और इन लूप होल्स को बंद करने के प्लान्स जल्द ही हमें देखने को मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।